आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एमसीडी ने जो एक्शन लिया है आपके बेसमेंट के खिलाफ, जो सील किया गया है जी, वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी करोल बाग के लिए। करोल बाग के लिए हाँ। वो अंडर प्रेशर लिया गया मैंने कहा इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब ये होगा कि सब पे ले लिया। सब पे ले लिया है, इरिस्पेक्टिव, और उसमें सारे नॉर्म्स जगह मैं पे बस है, साफ साफ बता रहा हूँ। और उसके बाद भी वो लिया गया। और हमारे ही नहीं, एक दो के साथ और भी हुआ। हाँ। करोल बाग में जो मेन रोड है उस पे कई ऐसी बेसमेंट्स है जो कमर्शियली अप्रूव्ड हैं। पूरा हमारे पास एनओसी है उसका। भाई एमसीडी ने उसको अप्रूव किया, कमर्शियल बेसमेंट के नाम से अप्रूव किया। कमर्शियल बेसमेंट में लिखा है कि क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। ऑफिस चला सकते हैं या गोदाम बना सकते हैं या एक दो चीजें और लिखी हैं। ऑफिस ही चल रहा है, 2 एग्जिट हैं, छोटे छोटे एग्जिट हैं 2, सारे फायर प्रोविजंस हैं, पर सील किया। वहां पे कोई क्लासेस नहीं चल रही थी, कोई क्लास नहीं, एक भी नहीं। बेसमेंट में कोई करोल करोल बाग बाग एक में भी नहीं, एक भी क्लास नहीं चल रही थी। ऑफिस क्लास हमारी बेसमेंट में सिर्फ मुखर्जी नगर नेहरू विहार में चल रही थी। उसकी वजह ये है, और बाकी एक दो सेंटर्स में बहुत छोटी 1-2 क्लासेस, क्योंकि वहां पर ऐसी शायद मेरे ख्याल से मनाही नहीं है। बहुत छोटे 10, 20, 50 बच्चों वाले जो क्लासेस होते हैं वो भी मैंने कल मना करवा दिया कि वहां नहीं चलाएंगे हम। मुखर्जी नगर में दिक्कत क्या है कि बहुत छोटा इलाका है, छोटे छोटे घर हैं वहां पर। उन सब घरों में एक एंट्री एग्जिट है। अगर आप वहां क्लास चलाएं, 200 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, और आग लग जाए तो बहुत रिस्की हो जाता है, जो एक इंसिडेंट दिखा भी हमने। मेरी समझ में उस इलाके में सबसे ज्यादा सुरक्षित बिल्डिंग वही कमर्शियल मॉल की है जो हमने ली। हमने 2012-13 में वहां काम करना शुरू किया, केवल ऊपर, बेसमेंट का हमें आइडिया भी नहीं था। वहां बेसमेंट में 3 इंस्टीट्यूट क्लासेस चलाते थे, बाद में एक और बढ़ा, 4 हो गए, हम नहीं थे। 2017-18 के आसपास शायद पहली बार हमें जब जरूरत पड़ी तो पता लगा कि एक क्लासरूम नीचे उपलब्ध है। वहां 3-4 इंस्टीट्यूट चल रहे थे पहले से, तो हमने ये एज्यूम किया कि इसका हमारे परमिशन होंगी, तो हमने लिया। धीरे धीरे कंपटीशन ऐसा हुआ कि वो इंस्टीट्यूट वहां से चले गए, क्योंकि उतना नहीं मैनेज कर पाए। जब वो चले गए तो मॉल के मालिक ने हमसे कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसको ले लीजिए। हमने लिया। आखिरी एक और इंस्टीट्यूट था, उसने भी कुछ दिन पहले तक रखा हुआ था, बाद में फिर वो मॉल की तरफ से हमें मिला। वहां हम आईएएस के जो मेंस वाले बच्चे हैं, मेंटरशिप लाइब्रेरी चलाते थे, अब वो बंद हो गई। उनका 1.5 महीने बाद मेंस है, तो हम अभी उनके लिए भी रास्ता निकाल रहे हैं कि उनको कहाँ बिठाएं, उनकी भी दुविधा है। सर, अभी एक ये प्रेस रिलीज आई है 2:41 पे, इसके 2-3 पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जो हमारी प्रेस रिलीज है दृष्टि आईएएस ने, जो आपने मेरी तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से है, जो सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड किया गया। 2-3 पॉइंट है, मुझे उस पर बात करना है। लेकिन एक चीज मुझे उससे आपसे पहले पूछनी है। जब मैं ट्विटर पे कमेंट सेक्शन में जा रहा था इसमें, तब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आक्रोश था कि विकास जी हमारे साथ एक बार ग्राउंड पे आए तो सही, एक बार हमारी बात तो सुने, एक बार हमारे बीच में बैठे तो सही। वो आए ही नहीं अभी तक, 3 दिन हो गए हैं। कुछ बाकी टीचर्स भी आए हैं, मिनिस्टर्स भी गए हैं, लेकिन जो टीचर जिसे हम इतना प्रेम करते थे, जिसे इतना सुनते थे, जिसे इतना फॉलो करते थे, वो 3 दिन बाद स्टेटमेंट रिलीज कर रहा है और हमारे बीच नहीं आया। नहीं, देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीजें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूं, हड़बड़ी में ना दूं। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल में मैं उन बच्चों से मिलूंगा, और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराजगी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे होगी। सर, एक 5th पॉइंट आपकी प्रेस रिलीज में है, वो बोलता है कि डीडीए, एमसीडी एंड दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप समझाएंगे कि क्या वो लॉज हैं जिनमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है आपस में? दिल्ली में ये समस्या है कि अलग अलग विभागों में कोऑर्डिनेशन थोड़ा कम दिखता है। आज भी इस मीटिंग में सब बातें हुई। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं, डीडीए ने पहला मास्टर प्लान 1962 में बनाया, फिर 2001 में बनाया। 2001 तक, जहां तक मेरी जानकारी, मिक्स्ड लैंड यूज नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 2005 या 6 की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि दिल्ली में जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज नॉन कमर्शियल एरिया में चल रही हैं वो सब सील होंगी। सब कुछ सील होने लगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हुए, बाकी एक्टिविटीज भी हुई। इतना विरोध हुआ कि उसमें फिर दिल्ली की सरकार को प्रस्ताव रखना पड़ा, संसद को एक्टिव होना पड़ा,
और तब उस समय 2008 में पहले संसद ने थोड़ा सा रिलीफ दिया और उसके बाद 2008 में या 9 में मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली एमपीडी 2021 लेके आए, जो पारित हुआ। उस मास्टर प्लान में ये कहा गया कि अब से 3 तरह के एरियाज होंगे, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स लैंड यूज। मिक्स लैंड यूज का मतलब ये है कि जो रेजिडेंशियल है पर उनमें कमर्शियल एक्टिविटीज भी चल सकती हैं, एक निश्चित परसेंटेज से चल सकती हैं। अगर आप एमपीडी पढ़ेंगे, मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2021 का पढ़ेंगे, चैप्टर 15 उसका इन एक्टिविटीज के बारे में है। 15.7.1 और 15.7.3 ब्रैकेट में 7, इनको ध्यान से पढ़िए। 15.7.1 साफ साफ कहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिक्स लैंड एरिया में अलाउड हैं, प्रोवाइडेड कि सड़क इतनी चौड़ी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि अगर सड़क इतनी चौड़ी है, मेरे ख्याल से 60 फीट के आसपास की बात है, तो मिक्स लैंड यूज नहीं है तो भी अलाउड है, ये वो कहता है। अप टू 2/3 FAR ऑफ द बिल्डिंग। जैसे बिल्डिंग में अगर FAR मान लीजिए 303 है, मान लीजिए FAR 3 फ्लोर पे, इससे मतलब 3 होता है, तो 2 फ्लोर पे कोचिंग चल सकती है, साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें केवल एक सवाल है कि बेसमेंट में चल सकता है या नहीं। 15.7.3.7 कहता है कि बेसमेंट में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल सकता है प्रोवाइडेड कि उनके पास रिक्वायर्ड एनओसी हो। ठीक, ये लिखा हुआ है। एनओसी एजुकेशनल बिल्डिंग का एमपीडी में जिक्र नहीं है उस चीज का। ये बात मैं 2008 की कर रहा हूं। 2008 के बाद क्या हुआ? अब उसके तहत मिक्स्ड लैंड यूज में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलने लगे। फायर एनओसी की जरूरत है या नहीं, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? हम दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, फायर एक्ट है 2007 का, फायर रूल्स हैं 2010 के, आप खुद रेफर कीजिए, मैं सारे आपको तथ्य बता रहा हूं। फायर रूल्स में रूल नंबर 27 पढ़ लीजिए, साफ साफ क्या कहता है। रूल नंबर 27 साफ साफ कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग कमर्शियल है और 15 मीटर तक की है तो उसको एनओसी नहीं चाहिए। अच्छा, आपके पास वही डॉक्यूमेंट है क्या? मुझे याद है पूरा, मैं आपको ऐसे सुना देता हूं। पर वो एक बात कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग एजुकेशनल है तो उसको 9 मीटर तक एनओसी नहीं चाहिए, 9 मीटर के ऊपर एनओसी चाहिए। ये रूल नंबर 27 में लिखा हुआ है। अब क्या स्थिति है? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हम मान के चल रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में चल रहा है। भारत सरकार जीएसटी में कमर्शियल कोचिंग उनको बोलती है, तुम कमर्शियल एक्टिविटी माने जाते हैं। अगर हम मॉल की बात करें तो 15 मीटर से ऊंचा नहीं है वो। रेजिडेंसीज की बात करें 15 मीटर से ऊंचे नहीं है। पिछले 10 साल में जिसने फायर डिपार्टमेंट से एनओसी मांगा, एक ही जवाब आया कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक, उन्हें नहीं मिला, किसी को नहीं मिला क्योंकि जरूरत नहीं है। एज पर रूल 27 दे आर नॉट सपोज टू गिव द एनओसी। उनकी भी गलती नहीं है, वो तो रूल्स के हिसाब से काम कर रहे थे। अब दिक्कत यह है कि उन्हीं बिल्डिंग्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए अब तक कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है, जैसे कॉलेज के लिए है, स्कूल के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है। अभी भारत सरकार ने एक प्रपोजल दिया है, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट सब्जेक्ट है तो सेंटर अपनी ताकत थोपने से बचता है। वो राज्यों से बोलते हैं कि आप नियम बनाओ, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया, राज्यों से कहा कि आप इसके बेस से पॉलिसी बनाइए। अभी तक मेरे ख्याल से किसी राज्य ने बहुत सीरियस स्टेप नहीं लिए। हालांकि कुछ राज्यों ने, बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, शायद राजस्थान ने पहले से एक पॉलिसी बना रखी थी अपनी। अब स्थिति यह है कि कोचिंग चल रही है, फायर एनओसी की जरूरत नहीं है क्योंकि रूल ये कहता है। पिछले साल एक घटना घट गई दिल्ली में। जब वो घटना घटी तो सबको चिंता हुई, वो भी लाजमी बात है, चिंता होनी चाहिए। तो सीलिंग शुरू हुई, कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और हाई कोर्ट ने केस लिया। उसकी वजह से चीजें बड़ी दुरुस्त हुई, क्योंकि हाई कोर्ट जब इन्वॉल्व हुआ तो चीजें ठीक होनी थी, क्योंकि हाई कोर्ट तो सबसे पूछ सकता है। जो कोऑर्डिनेशन की कमी है हाई कोर्ट में तो नहीं होती, वो वहां तो सब इकट्ठे होते हैं। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या प्रावधान है। अब इस बीच में डीडीए ने 2020 में यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज में संशोधन किया, जो 2016 के नियम थे। उसमें क्या किया, एजुकेशनल बिल्डिंग के हेडिंग में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम लिख दिया, जो कि पहले नहीं लिखा हुआ था। तो 2020 से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नॉर्म कौन सी लागू होगी? एजुकेशनल बिल्डिंग की। एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए नियम बहुत सख्त हैं और इसका मतलब है कि मास्टर प्लान में संशोधन के बाद जिन लोगों ने
मिक्स लैंड में कोचिंग चलाया, कन्वर्जन चार्ज पे किया, 10 साल का पार्किंग चार्ज पे किया, जो कि नियम था उस समय का। अब वो भी वहां नहीं चलेंगे। तो हाईकोर्ट में पॉइंट्स उठाए गए, सब लोगों ने उठाए वहां पर। होते होते कंफ्यूजन ये था कि नेशनल बिल्डिंग कोड ये कहता है कि 100 से कम बच्चे अगर हैं तो उस बिल्डिंग को एजुकेशनल बिल्डिंग नहीं माना जाएगा, ठीक। लेकिन यूनिफाइड बिल्डिंग बाईलॉज 2020 उसमें एक लाइन आ गई कि अगर 20 से ज्यादा बच्चे हैं तो एजुकेशनल बिल्डिंग माना जाएगा। अब एक ही राज्य में दो कानून अलग अलग बात कह रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 20 से ज्यादा बच्चे, अगर 30 बच्चे हैं तो एक कानून के हिसाब से एजुकेशनल बिल्डिंग है, एक के हिसाब से नहीं है। अब एमसीडी ने जब सीलिंग शुरू की तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में क्या स्टैंड रखा, बड़ा क्लियर स्टैंड रखा और अच्छा स्टैंड रखा। उन्होंने अपनी समझ से अच्छा रखा। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए जो फायर नॉर्म्स है रूल 27 में, वो ये हैं कि अगर 9 मीटर तक की बिल्डिंग है तो वहां तक हमें एनओसी नहीं चाहिए। लेकिन आप ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं। देखिए रूल नंबर 27 को देखिए, उसमें है, उसमें क्या था कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग को 15 मीटर तक एनओसी नहीं चाहिए। 15 मीटर तक। लेकिन एजुकेशनल बिल्डिंग को 9 मीटर के ऊपर चाहिए। अब अगर हम एजुकेशनल बिल्डिंग मान लें इनको, तो 9 मीटर तक क्या होता है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कवर हो जाता है। तो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट ने पिछले 1 साल में जो स्टैंड रखा वो ये रखा कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे अगर कोचिंग चल रही है तो एनओसी नहीं चाहिए, उसके ऊपर है तो चाहिए। तो मुखर्जी नगर में, दिल्ली के बाकी क्षेत्रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जनरली क्या किया, 2nd 3rd फ्लोर को बंद करना शुरू कर दिया, ग्राउंड फर्स्ट पे एक्टिविटीज करनी शुरू की। हालांकि मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट फ्लोर पे भी रिस्क उतना ही हो सकता है, अगर सीढ़ी एक ही है तो खतरा उतना ही है, मेरा अपना ऐसा मानना है। ग्राउंड पे आमतौर पर 2 रास्ते होते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर सरकार मानना चाहे तो इस बात को कंसिडर करना चाहिए। अब इसलिए सीलिंग नहीं हुई क्योंकि ग्राउंड फर्स्ट पे चल रहा था। हाई कोर्ट ने पिछली हियरिंग में, जो कि अभी मेरे ख्याल से 12 जून की बात है, 12 जून नहीं सॉरी, उससे पिछली हियरिंग शायद 10 मई को हुई थी वो हियरिंग मेरे ख्याल से, उसमें एक नया स्टैंड लिया और उसने कहा कि अगर एजुकेशनल बिल्डिंग है, पहली बात तो एजुकेशनल बिल्डिंग है या नहीं, हम केवल एक बात से तय करेंगे कि यूज क्या हो रहा है। अगर यूज हो रहा है एजुकेशन का तो एजुकेशनल बिल्डिंग होगी, और एजुकेशनल बिल्डिंग हो तो फ्लोर चाहे कोई भी हो, फायर एनओसी होना चाहिए। और फायर एनओसी कौन सा होना चाहिए, एजुकेशनल बिल्डिंग वाला होना चाहिए। और एजुकेशनल बिल्डिंग वाला फायर एनओसी मेरी जानकारी में दिल्ली में एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। 2000 में से मतलब मेरे अनजाने में 2-4 के पास किसी तरह से हो तो हो, मेरी जानकारी में एक के पास भी नहीं है।